द लास्ट 5 years क्या निचोड़ रहा है? तो इट टेक्स टाइम और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करके भी नहीं सेलेक्ट होते हैं। मतलब कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी? In 2020 I was not even selected for pre and then again 2021 finally all 3 rounds cleared and finally got selected. ये डर था नहीं, कि मन से कैसे फाइट किया आपने इस 2 महीने को? ऑलमोस्ट हर एग्जाम के साथ एसोसिएटेड होती है यूपी में, कुछ ना कुछ कोर्ट इश्यूज चलते ही होते हैं। 2018 के साथ भी अभी तक चल रहा है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। स्वागत करता हूं आप सभी का आइए अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो टॉपर्स टॉक विद सिड के इस सीरीज के श्रृंखला के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है इस वीडियो को, उसी के बारे में पूरी की पूरी बात होगी। बिल्कुल, यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट निकला है और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की और वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आज जो कि मॉक इंटरव्यूज में भी शामिल थे हमारे साथ, और आज हमारे साथ एग्जामिनेशन क्रैक करके और एक वक्त साझा कर रहे हैं ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी होती है ना। सो आपके लिए ही ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले कि मैं उस टॉपर को बुलाऊं, एक बार आप भी अपना जो आपका बेसिक नियम होता है ना, एक बार सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए उनको जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है ना। चलिए तो बुलाते हैं हम यूपी पीसीएस टॉपर को, विदित तिवारी जी को, जिन्होंने रैंक 17 हासिल की है। नायब तहसीलदार की पोस्ट इनको मिली है। विदित तिवारी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे अड्डा परिवार की तरफ से और बच्चों की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने वक्त निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा अभी महसूस हो रहा, प्रतीत हो रहा है कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद एक सफलता हासिल आई है? सर काफी टाइम से तैयारी कर रहा था और फाइनली सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा भी लग रहा है और एक कॉन्फिडेंस भी मिला है कि नहीं, मेहनत करने पे सफलता जरूर मिलती है और फेल होने पे भी लगे रहना चाहिए। तो कई बार प्री हो जाता है मेंस नहीं होता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो उसके बाद भी हमें लगे रहना चाहिए और फाइनली कभी ना कभी जब आपकी मेहनत और थोड़ा लक आपका साथ देगा तो सिलेक्शन जरूर होता है। राइट, ये बात आपने बहुत अच्छी कही आखिरी में कि मेहनत और लक। तो लक उन्हीं को फेवर करता है जो शायद मेहनत करते हैं, जो जो ऊपर वाला भी उन्हीं को मदद करता है कि भाई जो मेहनत करते हैं, घर बैठे बैठे कुछ थोड़ी मिल जाता है। सो मुझे लगता है कि आपके निरंतर अभ्यास से ये आपका चौथा अटेम्प्ट था, मेरे ख्याल से तीसरा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था, राइट? जी जी। वो जो 4-3-2 वाली जो बात है वो आपके साथ आ गई है यहाँ पे। नहीं मतलब बहुत ही अमेजिंग, वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस। मैंने आपका मॉक इंटरव्यू देखा, आपका मॉक इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे उसमें, एंड यू गॉट सम पॉजिटिव रिवर्ट फ्रॉम द पैनलिस्ट एज वेल। ग्रेट। सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मतलब कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमारे स्टूडेंट्स जो अभी एस्पिरेंट हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कि क्या था आपका बैकग्राउंड, आखिर पृष्ठभूमि क्या थी आपकी? मैंने अपना ग्रेजुएशन बीडीएस में किया है। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट and I completed my graduation in 2017, and since then I started preparing for this UPSC examination, and I was there in Delhi for around 1.5 year, and I also gave 2 attempts in UPSC, but मैंने सेल्फ इवेल्युएशन में ये पाया कि my chances are stronger in UP PCS as compared to UPSC. So I stuck with UPPSC and I gave first attempt in 2018, and in first attempt I reached till interview in UPPCS. Okay, nice. But in 2018, but I could not clear. I could not get selected because like due to 3-4 marks or something like that. And then again I appeared in 2019 and I gave mains again, but was not selected for interview at that time.
In 2020, I was not even selected for pre, and then again 2021, finally all three rounds cleared and finally got selected. So yeah, it was a journey of around 5 years and 8 months till now. I started in 2017 March, and it is 2022 October, almost, yeah, October end. So it is 5 year 8 months, and yeah, it took a lot of time, more than expected. But and there was a number of times I failed. I There was a time when in 1 or 2 months, three results were declared. 2018 mains final result, I failed. 2019 mains, I failed. 2020 pre, I failed. But somehow I stuck to it and again appeared in 2021. And this time, I could clear all the three rounds and finally got selected. So it was a good journey, and I have not yet given up. I will still give. I will again appear, but for this time being, I will take this whatever I have got with both the hands, and I am very fortunate that I have been finally selected. Yeah, thank you. Great, great, great. Yes, yes, definitely. You are fortunate and you have made your fortune from your own hands. बहुत लोग होते हैं जो कि पहले दूसरे फेलियर में तीसरे फेलियर में शायद क्विट कर देते हैं एंड लॉट ऑफ पीपल दे डू, लेकिन आपने वो छोड़ा नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी आई थिंक। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं विदित की, या डॉक्टर विदित मुझे आपको बुलाना चाहिए, कि ये 5 साल का, इन द लास्ट 5 years क्या निचोड़ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका एक स्टूडेंट हूं और आप मुझे बताएं कि उस 5 साल में क्या निचोड़ आपका रहा, आपने क्या सीखा है, तो सामने वाले स्टूडेंट को आप क्या बताओगे कि बेटा कैसे तैयारी करो, क्या जरूरी है क्रेडेंशियल्स वहां पे यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए? सर, मैं एक ही बात कहूंगा कि इट टेक्स टाइम. entire process of exam takes 1 year to complete जी itself. And आप बिल्कुल एक बार अगर आप प्री नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली काफी लंबे समय के लिए आप घर पे बैठ जाते हो, क्योंकि आप बिल्कुल मेंस नहीं लिखते हो, इंटरव्यू नहीं देते हो. नेक्स्ट ईयर प्री आने में 1 साल का समय होता है. तो इट टेक्स टाइम, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करके भी नहीं सेलेक्ट होते हैं, और कई बार आप थोड़ा कम शायद अच्छा करें और लक आपको फेवर कर जाए तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, और इसलिए आप किसी भी चीज को लाइटली मत लो. कभी भी आप सी सेट को भी लाइटली मत लो, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, बट सी सेट की वजह से आपका 1 साल खराब हो जाए. बिल्कुल लास्ट जी मोमेंट कभी नहीं आता है. अगर आप सी सेट में आपको लगता है लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, तो आप नहीं कर सकते हैं. आप राइट आज से ही सी सेट के लिए पढ़िए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको सी सेट के बारे में चिंता ना करनी पड़े. कई बच्चे, इनफैक्ट मुझे खुद लगता है कि मैं खुद एक बार सी सेट की वजह से क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो 1 साल वेस्ट होता है. तो किसी भी चीज को आप लाइटली मत लीजिए, लगे रहिए, और फेल होने के बाद भी लगे रहिए. सिलेक्शन आपका आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं एकदम एकदम ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और जितना टाइम मैंने लिया है वो एक शायद एवरेज स्टूडेंट उतना ही लेगा, तो या उससे ज्यादा भी ले सकता है. तो आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस जर्नी को थोड़ा सा और डिकंस्ट्रक्ट एक बार करूंगा। रिवीजन, नोट्स और ऑप्शनल, ये सारे के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आपने टाइम का जिक्र किया कि टाइम बहुत लगता है इसमें, क्योंकि ये 1 साल की तो एग्जामिनेशन की जर्नी होती है, लेकिन यूपीपीसीएस के इस रिजल्ट में 2 महीने लेट हो गए, और 15 अगस्त को रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से 15-20 अगस्त को। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? 15 अगस्त, 20 अगस्त जैसे भी केस कोर्ट में चला गया, फिर आयोग वर्सेस हाई कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद उधर पे जो रिजर्वेशन के लोग थे, आर्म्ड फोर्सेस, जो सर्विसमैन थे, एक्स सर्विसमैन, उनकी बातें थी। आपको ये नहीं लगा कि अब तो यार, मतलब इतना बढ़िया एग्जाम इंटरव्यू गया था, अब तो लगता है बेड़ा गर्क हो गया, फिर से देना पड़ेगा सब कुछ? मतलब ये डर था नहीं, आपके मन में? कैसे फाइट किया आपने इस 2 महीने को? थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि दीज थिंग्स आर, ये मेरे हाथ में नहीं थी. जो बिल्कुल भी कोर्ट इशू था, या इट वाज आयोग वर्सेस एक्स सर्विसमैन या हाई कोर्ट
वर्सेस आयोग जो भी था, इसमें आयोग ने अपना स्टैंड रखा और मेरे पास कोई चारा नहीं था आयोग पे भरोसा करने के अलावा। और इन सब चीज़ों में एज़ अ एस्पायरेंट हम बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हमारा काम है एग्ज़ाम देना एंड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। अब बहुत डिस्कशन होते थे कि री-एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, बट ये सब चीज़ें मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के साथ एसोसिएटेड होती हैं यूपी में। कुछ ना कुछ कोर्ट इश्यूज़ चलते ही होते हैं, 2018 के साथ भी अभी तक चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय वेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। आप इसमें समय वेस्ट करेंगे, बहुत इन्वॉल्व होंगे तो आपका ही लॉस है। तो थोड़ा मैं ज़रूर सोचता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और सिलेक्शन को लेके भी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती थी बट इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैंने शायद ऐसे तो कभी नहीं सोचा था। हाँ, रिज़ल्ट डिले होने से फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़रूर होता है कि शायद यही काम 2 महीने पहले से स्टार्ट हो सकता था जो अब हो रहा है। जी, जी। बट वो कहते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए वो शायद ज़्यादा अच्छा है कि दिवाली के कुछ दिन पहले आपका सिलेक्शन हो गया तो एक तरीके से दिवाली आपकी और अच्छी हो जाए। तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। जो लिखा था अच्छा हुआ, तो मैं लेट रिज़ल्ट पसंद करूँगा विथ सिलेक्शन एज़ कंपेयर्ड टू अर्लियर रिज़ल्ट विदाउट सिलेक्शन तो डेफिनिटली। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता है तो फिर ईश्वर करता है। जी, तो उसी के संदर्भ में बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज़ क्वेश्चंस इन वेरी डिटेल एंड कंसाइज़ मैनर। थैंक थोड़ा-सा हम एप्टीट्यूड और स्ट्रेटजी के बेस पे आ जाते हैं। आपका जी। ऑप्शनल क्या था विजय? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ओके, ग्रेट, नाइस। अम, ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी अगर हम बात करें, आपने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, राइट? जी, आपने 3 मेंस लिखा है। जी। आपको ये नहीं लगता था जब मार्क्स आप मिलाते थे तो क्या ऑप्शनल की वजह से आपका मेंस रुका था या ऑप्शनल की वजह से आपके टोटल मार्क्स में डिफरेंस आ रहे थे? इसके बारे में जानना चाहता हूं, कितने मार्क्स थे आपके और ऑप्शनल कैसे आपने चूज किया, तैयार किया? अ, पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूँगा कि मैंने ज्योग्राफी क्यों लिया। उसका हम्म। रीज़न था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और कुछ मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि थोड़ा साइंटिफिक भी है, काफ़ी हद तक साइंटिफिक है, मुझे बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ नहीं करने की ज़रूरत थी ओके। और ये काफ़ी वेटेज भी कैरी करता है जीएस 1 में लगभग 70 से 80 मार्क्स, रिटन में और प्री में भी लगभग 15 से 20-25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। तो ये सब रीज़न थे ज्योग्राफी एज़ अ ऑप्शनल सेलेक्ट करने का और मैंने ये भी देखा था कि ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि 2017 में जो टॉपर थे उनको यूपी पीसीएस में 400 में से 293 मार्क्स मिले थे ज्योग्राफी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। तो मुझे लगता था कि ज्योग्राफी में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, दो ज्योग्राफी बहुत लेंदी है, बट जी। मुझे लगा कि अगर मार्क्स मिलते हैं और जीएस में काफ़ी वेटेज है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं पढ़ लूँगा। तो ये तो मेरा रीज़न था ज्योग्राफी लेने का और ज्योग्राफी से मेरा सिलेक्शन का क्या रिलेशन है, तो मैं आपको इसमें ये बता सकता हूँ कि 2018 में मुझे ज्योग्राफी में 400 में से 248 मार्क्स मिले थे और मैं ओके। इंटरव्यू तक गया था। तो ओके। 248 मार्क इज़ अ गुड मार्क। जी, एब्सोल्युटली। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, 250, 260 बहुत अपर लिमिट है, 270 से ज़्यादा नहीं मिलते। तो टू आई थिंक 2018 में मुझे इट्स 60% मार्क्स you've got, right? 60% इज बहुत even more yeah, I guess more than 60, yeah. Yeah, बियॉन्ड एवरेज 250 is था, गुड। yeah, 60, I guess 2% or something, yeah. हाँ। And then in 2019, I got only 193 out of 400. So this time geography was the reason I was not selected for the interview. राइट। मुझे तभी लगा, So मैं सोचा कि मैं पूछूं ये वाली बात आपसे। yeah, तो it was not इनफैक्ट 2019 में मेरा ज्योग्राफी का पेपर बहुत अच्छा गया था। मुझे इनफैक्ट सब आ रहे थे मतलब जो 8 क्वेश्चन होते हैं मुझे सारे आ रहे थे। उसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन से करूँ, तो मैंने जो भी किया मेबी मैंने उतना अच्छा नहीं लिखा होगा या मेबी कभी-कभी ऐसे भी होता है कि किसी सब्जेक्ट में मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इन हम्म, जनरल लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल। उस ईयर मैंने ऑब्जर्व किया था कि ज्योग्राफी 1 में लोगों को जनरली कम मार्क्स मिले थे। तो बिल्कुल। मुझे ज्योग्राफी सेकंड में उस ईयर भी अच्छे मार्क्स मिले थे, आई गेस कुछ 125 के आसपास मिला था, लेकिन ज्योग्राफी 1 में मुझे 71 और समथिंग ऐसे ही मिले थे।
तो ओके, मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, मेरी शायद बहुत ज्यादा गलती नहीं है, मार्किंग ही थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। और यस, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं और प्रैक्टिस करूंगा, तो उस बेसिस पे मैं और अच्छा करूंगा, देखते हैं अगले साल क्या होता है। राइट, और फिर 2021 में मौका मिला, तो फिर मैंने ज्यादा फोकस इस बार पेपर वन पे किया, क्योंकि मुझे 2018 और 2019 में दोनों बार पेपर टू में 120 से ज्यादा मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 200। तो अच्छा, मुझे ओके, ये था कि मुझे ज्योग्राफी टू मेरा अच्छा है, तो पेपर वन पे ज्यादा फोकस करना है। इस बार मैंने पेपर वन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंडेटरी होता है, सारे ऑप्शनल में। राइट, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की, और मैंने नोट्स भी बनाए, ऐसे नोट्स बनाए कि मैं जल्दी से रिवाइज कर सकूं। और नई नई मैंने जो बुक्स नहीं पढ़ पाई थी, लाइक बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं, हम क्लासेस या सर के नोट्स वगैरह रेफर करते हैं, तो जो बेसिक बुक्स होती हैं ऑथर की, वो हम नहीं पढ़ते हैं। बट इस बार मैंने काफी बुक्स भी रेफर की थी, काफी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनके नाम वगैरह जॉट डाउन करके रखा था कि किसी क्वेश्चन में इनका नाम जरूर लिखूंगा, जिन्होंने थियरी दी होगी या कुछ अलग किए होंगे, ताकि मुझे कुछ ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो मैंने काफी ट्राई किया था। तो हो सकता है अभी मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन मेरा पेपर भी ठीक गया था। ओके, तो मुझे ओके, लगता है कि सब सारी प्रिपरेशन हेल्प की, और मुझे ओवरऑल ज्योग्राफी में मार्क्स इस बार अच्छे मिले। तो सिलेक्शन ओके, में ज्योग्राफी ने बड़ा रोल प्ले किया इस बार। ओके। इनफैक्ट मतलब आपने सही कहा, मार्क्स तो अभी खैर आए नहीं हैं। अदर देन ऑप्शनल्स, जो हमारे चारों पेपर हैं, जीएस पेपर हैं, उनमें उनके मार्क्स मतलब टोटल आपके कितने बन रहे थे जब आप 2 बार इंटरव्यू देने गए, और फिर अनफॉर्चुनेटली जब तीसरी बार नहीं हुआ था, तो उसमें क्या फर्क लग रहा था? उसमें से कोई ऐसा एरिया था जो आपका वीक था या बहुत स्ट्रांग था, आपने इंपॉर्टेंस को दी उसको? तो मेरे दोनों टाइम 800 में से अराउंड 400 के आसपास मार्क्स मुझे मिल रहे थे। ओके, या और मेरा जो पेपर वन, पेपर टू, इनफैक्ट पेपर टू एंड पेपर फोर में मुझे हमेशा 110 के आसपास मार्क्स मिले हैं दोनों साल। अच्छा, और पेपर वन में मैंने दोनों टाइम 90 क्रॉस किया था। पेपर थ्री में 2018 में मुझे कम मार्क्स मिले थे, कुछ 57 मिले थे आउट ऑफ 200। बट 2019 में मुझे 94 के आसपास मिला था। तो ओवरऑल जीएस में मुझे मार्क्स अच्छे मिलते थे। और अगर आप ओके, पूछेंगे स्ट्रॉन्ग एरिया, तो मुझे लगता है पेपर टू और पेपर फोर मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ओके। पेपर वन ज्योग्राफी ऑप्शनल होने की वजह से मैं वो तो काफी ज्यादा वैसे ही, हाँ। इनोवेटिव आंसर लिख सकता था, उसकी तैयारी मुझे कम करनी पड़ती थी, क्योंकि 80-90 मार्क्स ज्योग्राफी से आ जाते थे उसमें। तो मुझे लगता है ये तीनों पेपर मेरे काफी, जीएस ओवरऑल मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे जीएस की कभी इतनी चिंता नहीं हुई, और मैं लगातार मॉक टेस्ट भी देता रहता था, तो मेरा मॉक टेस्ट भी ठीक जाता था जीएस का। तो ओके, जीएस वाज ओवरऑल गुड। सो मुझे लगता है ओके, मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले होंगे जीएस को। ओके, ओके। अम, आपने जीएस थ्री के बारे में जिक्र नहीं किया। मतलब जीएस थ्री, क्योंकि जीएस थ्री एक करंट अफेयर बेस्ड पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आई, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, सो साइंस एंड टेक वगैरह। तो उसमें क्या अप्रोच थी? क्योंकि बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि जीएस थ्री को कैसे हम अप्रोच उसकी करें, क्योंकि इस बार भी अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो इस बार भी ये कहना था कि जीएस थ्री में मार्क्स कम आए हैं, मतलब मार्क्स कम मिले हैं सबको। और हमेशा ऐसा एक पैटर्न देखा गया है कि जीएस थ्री में, चाहे वो यूपी का हो, यूपी पीसीएस का हो, जब से पैटर्न सेम किया गया है, तब से मार्क्स की जो बम्बार्डमेंट है वो जीएस थ्री में कम मिलती है। तो उसका क्या रीजन है? मतलब आपके हिसाब से, अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखें तो। सर सेकंड, जब मैंने 2019 में दिया, तो आई वाज बेटर प्रिपेयर्ड, एंड मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले, कुछ 94 95 समथिंग। तो मुझे लगता है कि जीएस वन, जीएस टू, या कोई भी जीएस का सब्जेक्ट हो, आपको जो सिलेबस है उसको वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जीएस में बहुत सी चीजें हैं, जीएस थ्री में वो नॉर्मली किसी बुक में नहीं मिलती हैं। आप उस टॉपिक को लीजिए, उसको आप गूगल कीजिए, उस पे आप एक पेज का नोट्स बनाइए। कुछ आप ऐसा नोट्स बनाइए कि आप उस पे किसी भी वक्त 100-150 वर्ड का एक आंसर लिख सकें। अगर आप उस लेवल पे आपने तैयारी की है, और नोट्स ऐसे होना चाहिए कि जिसमें कंटेम्पररी एग्जाम्पल आपने ऐड किए हो। जैसे ओके, डिफेंस डिफेंस कॉपरेशन में काफी उसमें कुछ है। जी, और जी, तो ये सब अगर जैसे आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि
रशिया इंडिया में आके A20 थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहा है या समथिंग इंडिया यूएसए से कुछ बाय कर रहा है। आप जो कंटेम्परेरी एग्जाम्पल है आप उसको लिख सकते हैं, तो वो लिखिए और सारे जितने भी टॉपिक है आप सारे टॉपिक को हेडिंग डाल के एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए। हो सकता है 60-70 पेज की नोट्स बनेगी, लेकिन आपका पूरा जीएस का टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट कवर हो जाएगा और वो आप उसी को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा आप पूरा नोट्स हार्डली 4 से 6 घंटे में रिवाइज कर सकेंगे। तो जो आप रिविजन ओके। करके जाएंगे वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे कम नंबर मिले थे तो मैंने फिर उसके बाद पॉइंट पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक पे मैंने नोट्स बनाए और आई वॉज इन अ पोजिशन कि मैं जीएस का पूरा सिलेबस एग्जाम के समय 4 से 6 घंटे में जल्दी जल्दी में ऊपर ऊपर से मैं रिवाइज करके एक बार जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं पढ़ सकता था। और कई क्वेश्चन सीधे आप सेम टू सेम आ जाते हैं आपने जो नोट्स, क्योंकि बहुत ऐसा रेयर होता है कि यूपीपीसीएस आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ पूछे। जो वर्ड सिलेबस में लिखे हैं उनके क्वेश्चन उसी वर्ड के अराउंड ही होते हैं। कुछ हाँ जी। कंटेम्परेरी चीजें वो ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप करंट अफेयर पढ़िए। और स्पेशली लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर, एक साल के यूपीपीसीएस में बहुत शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन लास्ट 6 महीने बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आप कुछ भी आप अगर ऐड नहीं भी पूछा है करंट अफेयर से रिलेटेड, बट आप लास्ट 6 मंथ का कुछ ऐड कर दे रहे हैं तो उसकी काफी वैल्यू होगी, उससे आपको मार्क्स आपका जरूर इंप्रूव होगा। तो करंट अफेयर कीजिए प्लस उसके साथ साथ एक एक टॉपिक का आप नोट्स बनाइए ताकि आप उसको रिवाइज कर सके और कम से कम समय में। इससे आपको जीएस 3 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफी हेल्प मिलेगी। ओके। ओके। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डिटेल में और एक एक्सटेंसिव नॉलेज दी। आई थिंक जो बच्चा शुरुआत भी कर रहा होगा ना, उसको एक आइडिया लग जाएगा आपकी इस इंटरव्यू देख के कि जीएस 3 के साथ साथ ऑप्शनल अगर ज्योग्राफी होगा उनका या फिर अदर जीएस कैसे तैयार कर सकेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का, वो है प्रीलिम्स। जी जी वो कहते हैं कि प्रीलिम्स मतलब एक ऐसा द्वार है कि लाखों लोग उस पे एंटर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते हैं। जी जी और मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है ऑफ कोर्स प्रीलिम्स की। तो ये प्रीलिम्स का डर क्या जायज है, या फिर आपके अंदर से कब ये डर खत्म हुआ, क्योंकि आपने तो 3 मेंस लिखा हुआ है, ये बैक टू बैक, या फिर ये कहना सही होगा कि जिसका एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है उसका बार बार निकलता है? अ, ये कहना सही होगा, लेकिन मुझे लगता है आपको किसी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। राइट। प्रीलिम्स इज दी वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस। और आपको लास्ट के 3 से 4 महीने आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप स्पेशली अगर आप वीक हैं, आपने लास्ट टाइम नहीं क्लियर किया, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे। और उस टाइम आपका सबसे ज्यादा फोकस आपका जो वीक एरिया आप उस पर कीजिए। जो चीज आपको कमजोर लगता है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या करंट अफेयर हो, क्योंकि 35 लगभग 30 से 35 मार्क्स का वेटेज करंट अफेयर का होता है, तो आप किसी भी करंट बिल्कुल। अफेयर को लाइटली नहीं ले सकते हैं। हिस्ट्री का भी वेटेज 25 से 30 मार्क्स होता है और सारे लगभग पॉलिटी का भी 15-20 मार्क्स हो जाता है, तो आप किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। एक पर्टिकुलर बुक तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। बेसिक बुक क्या करते हैं सभी को पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए होती है, जी 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 जी। ज्योग्राफी के लिए एनसीआर, वो सभी को पता है। आप कोई भी बुक पढ़िए, बट आप उसको स्टिक कीजिए और आप लास्ट मोमेंट के लिए कुछ आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे आप लक्ष्मीकांत नहीं रिवाइज कर सकते हैं। आप तो कितने मतलब आप रिवीजन से कहने का क्या तात्पर्य है? क्या डू यू वांट स्टूडेंट्स टू सॉल्व मॉक एज मच एज दे कैन और जस्ट रिवाइज देयर नोट्स? क्या आप मतलब यहाँ पे? इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। ओके। आप मॉक दीजिए, बट मॉक में अक्सर थोड़ा लेवल हाई होता है तो मार्क्स जी। भी कम आते हैं, तो उसको लेके कभी बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप रिवाइज भी करते रहिए। ऐसे नहीं कि आप मॉक डिफिकल्ट डिफिकल्ट देते रहिए और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आप वो मिस कर दें। राइट। इसके लिए एक मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, मुझे लूसेंट की बुक बहुत अच्छी लगती है। बट अच्छा। आप स्टार्टिंग से उसे मत पढ़िए। आप एक बार सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाए, आप अच्छे से कर लीजिए, फिर लास्ट के 1 महीने आप लूसेंट को रोज पढ़िए। जी। क्योंकि ओके। लूसेंट बहुत एग्जॉस्टिव बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है बट वन लाइनर फॉर्म में दिया है। तो आप उसको जितना भी पढ़ेंगे आप भूलेंगे बहुत। तो आप उसको लास्ट 1-1.5 महीने में रोज पढ़िए,
घंटा 3 घंटा आप जितना पढ़ सकते हैं। तो लूसेंट एक ऐसी बुक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लूसेंट से आप पॉलिटी आप शायद 3 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज कर लेंगे, आपका रिवीजन के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लास्ट मोमेंट पे लूसेंट में जो एंशिएंट हिस्ट्री है या जो मिडाइवल हिस्ट्री है, तो ये सब क्योंकि वो काफी क्रिस्प में है, वन लाइनर नोट्स है, आप उससे अच्छा नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं तो आप लूसेंट को डेफिनेटली स्टिक कीजिए, आप उसको पढ़ के छोड़िए मत, नहीं तो फिर आपके काम नहीं आएगी। वो ओके, कीजिए, इसके साथ-साथ साइंस एंड टेक आप पूरा लूसेंट से पूरा केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स का 3 सेक्शन लूसेंट में दिया, आप तीनों सेक्शन पढ़ लीजिए। उसके बेसिस पे आप खुद खुद का अपना नोट्स बना लीजिए। हार्डली 20-25 पेज का नोट्स बनता है, वो नोट्स आप लास्ट में 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो समझिए 25 से 30 मार्क्स का सिलेबस आप सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले 3 घंटे में रिवाइज कर ले रहे हैं। ओके, तो आप शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाइए, जिसका आप लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवीजन कर सकें, और नई-नई चीजें आप जो मॉक से सीख रहे हैं, उसको आप नोट्स बना के लिख ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप याद कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। तो जैसे जिसकी स्ट्रेटेजी जिसको जो सूट करे, वो फॉलो कर सकता है। बट इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। और मॉक भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख के दीजिए कि यूपीपीसीएस क्या पूछता है। ओके, आप यूपीएससी के पैटर्न का मॉक देंगे तो शायद वो आपको काम ना आए, बट यूपीपीसीएस का ओके, पैटर्न थोड़ा अलग है। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको फैक्ट्स काफी याद करने पड़ते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप वही नहीं कर पाए, बाकी आपने बहुत पढ़ा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो या it should be a combination of both the things, mock as well as revision as much as you can do in shortest time period. ओके, ओके। थैंक यू सो मच। बहुत ही डिटेल में आपने एक स्ट्रेटजी बताई, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स से रिलेटेड कैसे उसको फोड़ सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो, जो एक बेसिक फाउंडेशन चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, रिवीजन करना, आई थिंक ये होता है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 2 से 3 प्रश्न लूंगा, उसको कोशिश करते हैं जल्दी निपटाने की, Yeah, क्योंकि हाँ, मैं आपका टाइम नहीं किल करना चाहता। एक एक सवाल आता है कि क्योंकि आपने इंटरव्यू दे रखा है, मॉक इंटरव्यू दे रखा है अड्डा 24/7 पे, तो ये आपने कहाँ पे सुना था अड्डा के बारे में? यूट्यूब पे या फिर गूगल एड्स वगैरह, कहाँ पे? एक्चुअली जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मैं मुंबई में रहता हूँ, और अभी भी मैं मुंबई में ही हूँ। तो जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन, मुंबई में तो ऐसे कुछ फैसिलिटी नहीं है कि जाके आप मॉक इंटरव्यू वगैरह दे सकें। राइट, तो ये सारी फैसिलिटीज या तो दिल्ली में है या तो यूपीपीसीएस के एस्पायरेंट के लिए लखनऊ या इलाहाबाद में। तो उस इलाहाबाद टाइम जी। मैं सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ पे, और मुझे इलाहाबाद ज्यादा समय नहीं था, मॉक फाइनल रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में हार्डली 1 हफ्ते 8-10 दिन हाँ, का हाँ। समय था। तो मुझे दिल्ली जाने का भी समय नहीं मिल पाया, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मॉक दे सकता हूँ। मैं सर्च गूगल पे सर्च मैंने किया, और ऐसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बट हाँ, मैंने कहीं अड्डा 24/7 के बारे में पढ़ा, और फिर मैंने शायद एक फॉर्म मैंने फिल किया, जो उनका जो पीडीएफ फॉर्म या कुछ था, जो गूगल फॉर्म था, मैंने उसको फिल किया। उसके बाद सामने से उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, काफी उनका काफी कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हुआ। उन्होंने मुझे एक ग्रुप बनाया जिसमें हम सब काफी लोग इंटरव्यू देने वाले ग्रुप में ऐड हुए थे। फिर जैसे-जैसे जिनका इंटरव्यू सबसे पहले था, तो इनका पहले मॉक कराया गया। तो मॉक जो था ऑनलाइन के फॉर्म में था, और थोड़ा जैसे कि मॉक उन्होंने एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू नहीं लिया। जिसका भी राइट, इंटरव्यू लिया 40 मिनट, 50 मिनट, कभी-कभी 1 घंटे तक इंटरव्यू लिया। तो वो मुझे अच्छा लगा। मैंने आई गेस अपने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया। मेरा अच्छा, इंटरव्यू ओके, रियल इंटरव्यू 26 को था, जुलाई। और जी, अड्डा 24/7 में मैंने आई गेस 24th में भी 25 कुछ ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया, ओके, क्योंकि काफी बच्चे थे तो मेरा नंबर आते-आते भी लेट हो गया और समय नहीं था। तो क्योंकि आप लोग भी ज्यादा समय दे रहे थे एक-एक कैंडिडेट को 1-1 घंटे का, क्योंकि फीडबैक जी, देने में भी काफी समय जाता है। तो मैं वो समझ रहा था कि, बट हाँ, मेरा नंबर आया आई गेस 25th को रात को 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है 4 मेंबर के पैनल ने लिया, और एक मैं सर मेंबर्स का नाम तो नहीं याद है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे।
एक कोई पुलिस के अच्छे पोस्ट पे भी थे, शायद एएसपी या मे बी आईपीएस भी थे। तो सबने मुझसे लगता है कि 15-15 मिनट मुझसे बात की, सबने इंडिविजुअल फीडबैक किया। बहुत अलग-अलग एरियाज़ से क्वेश्चन्स पूछे गए ओके। और काफ़ी अच्छे-अच्छे फीडबैक मिले, काफ़ी एनकरेजमेंट भी मिला। एप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे, जो मेरी खामियाँ थी उन्होंने मुझे वो भी बताया। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे काफ़ी प्रोसेस भी पसंद आया और तरीका जो था कि स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम देना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मुझे उससे डेफ़िनेटली हेल्प मिली और 2 दिन बाद मेरा फाइनल था, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला मॉक देने के बाद। ओके। जो एप्रिसिएशन होता है मेन इंटरव्यू में काम आता है। मेरे पूरे जो क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये पूरा एक प्रोसेस है, तो उस जी। प्रोसेस में काफ़ी रिफाइनमेंट हुआ। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से बिग थैंक्स टू ऑल द अड्डा 24/7 टीम। उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया, बहुत हेल्पफुल किया। दे वर वेरी हेल्पफुल, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू अड्डा 24/7 टीम। एंड या, इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच। You're welcome, you're welcome. Thank you so much. आई थिंक ये एनर्जी ही है जो हमें बेस्ट करने पे मजबूर करती है। आपकी एनर्जी मेंस क्लियर करके जो आपके पास एनर्जी थी, जो एक्सपीरियंस था, एंड फिर जो हमारे पैनलिस्ट थे उसमें से एक आईएएस ऑफिसर थे पुलकित, डीवाईएसपी थे भास्कर, और आईआरपीएस ऑफिसर थे प्रभात कुमार सिंह। जी, तो जी। हाँ, ये 3 लोग थे। इनफैक्ट मेरा रोल भी था वहां पे, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला एरिया पूरा देखता था। आई वाज़न्ट अवेलेबल दैट डे एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यूज आई हैव आल्सो कंडक्टेड, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी उस दिन। लेकिन आज बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है विदित। एक एक सवाल है मेरा आपसे कि जब हम कोई एक प्रोफेशन चुन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे इंजीनियरिंग करके आईआईटी में पहुंच जाते हैं, आपने आपने एक डॉक्टर का प्रोफेशन चुना, सो क्यों इन प्रोफेशंस के बाद भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें बता सकते हैं कि क्यों डॉक्टर से फिर सीएससी देना है आपको? अब इस एक्चुअली इसका आंसर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं एज़ अ डेंटिस्ट मेरी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ही लिमिटेड होते हैं। या तो जो पेशेंट मेरे पास आए उन्हीं तक मेरा अपॉर्च्युनिटीज़ लिमिटेड थी। मैंने भी पीजी भी नहीं किया था, तो मेरी ओके। अपॉर्च्युनिटीज़ और भी ज़्यादा लिमिटेड थी। ओके। और फिर एंड व्हेन यू लुक एट सिविल सर्विसेज और आप उसका सिलेबस देखते हो, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दिस, देन आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो एंड उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलता है उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा डाइवर्स होती हैं और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फील्ड है। बहुत लोग जान प्रशासन की में बहुत से लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल। प्रेस्टिजियस जॉब है, एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी भी होती है, सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं। तो जी। ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। आप अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है, अपॉर्च्युनिटीज बहुत डाइवर्स होती है और आप उसके एग्जाम आप सिलेक्शन होने के बाद भी आप नेक्स्ट ईयर भी देते रहते हैं रैंक इम्प्रूवमेंट वगैरह करने के लिए। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है और लोगों का रुझान मुझे लगता है इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा है। और क्योंकि उनको लगता होगा कि शायद एज़ अ डॉक्टर मेरा जो लोगों के बीच में काम करने का जो अनुभव होगा या मौका होगा बहुत लिमिटेड होगा, बट एज़ अ एसडीएम आप बहुत डाइवर्स फील्ड में काम कर सकते हैं। हेल्थ हेल्थ के फील्ड में आप कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। और अगर आप समाज के लिए लिटरली कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप एन्जॉय करते हैं, आपको बर्डन नहीं लगता है। कुछ और लोगों को ये लग सकता है कि ये बहुत हेक्टिक काम है, बट अगर आप इसको एन्जॉय करते हैं, तो आपके लिए बहुत एन्जॉयमेंट का भरा काम है और यू विल डेफिनिटली एन्जॉय इट। सो मुझे लगता है लोगों का रुझान ज़्यादा है इसकी तरफ इन सब का। ग्रेट जी, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि विदित तिवारी जो 2000 मेरे ख्याल से 16 में आपने स्टार्ट किया था, 18 से आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया था, राइट? या 2017 या। हाँ। तो आज से 5 साल पहले के विदित तिवारी कैसे थे और आज 2022 में वो उनका जो पूरा का पूरा जो चेंज होता है, कैरेक्टर अपना नेचर चेंज होता है, स्वभाव चेंज होता है। लोग कहते हैं किसी का नेचर नहीं चेंज होता, लेकिन क्या यूपीएससी और पीसीएस के प्रिपरेशन में इसको हम इस पे लगा सकते हैं मुहर
या फिर नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। नेचर अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप लगातार लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका नेचर चेंज होगा। आपका समाज के प्रति नज़रिया बदलेगा। आप बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो बहुत से वर्ड होते हैं, जो हम मज़ाक-मज़ाक में किसी दूसरे के लिए बोल देते हैं। लेकिन बिल्कुल, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो आप चीज़ों को समझते हो। बहुत सी सोशल चीज़ें आप गलत वर्ड नहीं यूज़ करते हो। भले आप मज़ाक में करो, चार दीवारी के बिल्कुल, अंदर करो, लेकिन आप वो बिल्कुल। गलत वर्ड किसी दूसरे के लिए नहीं यूज़ करते हो। और आप शायद जो लोग हायर पोस्ट पे हैं, चाहे आप जैसे कि पीएम या सीएम या अन्य और जो भी कोई हो, तो आप उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हो, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन होती है। आप जी, एक लेमैन की तरह कभी बात नहीं करते हो, और आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो एक साइंटिफिक होता है, एक पढ़ा-लिखा होता है। आप कहीं आप पढ़े होते हो, तब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो या उसके फेवर में बात करते हो, और आप दोनों पहलू को वहाँ रखोगे। बिल्कुल, आप क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे प्रिपरेशन के पहले हम सबकी एक ये होती है, विचारधारा होती है। सब एक किसी एक पर्टिकुलर हम बायस्ड होते हैं। लेकिन राइट, जब हम प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो हम थोड़ा हम न्यूट्रलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि चीज़ें के 2 पहलू होते हैं। एक ही एंगल नहीं होता है, पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। बिल्कुल, आप किसी चीज़ को लेके रिजिड नहीं होते हो। आप दोनों पक्षों को सुनते हो, और आप एथिक्स में बहुत सी चीज़ें, कंपैशन आप सीखते हो। बहुत सी चीज़ें एथिक्स में, इंटीग्रिटी राइट, है, कंपैशन है, तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे भी आप सोचते हो, नहीं ये करप्ट प्रैक्टिस है, इससे मुझे मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर दिस अफेक्ट्स माय इंटीग्रिटी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आप रियल लाइफ से बहुत रिलेट कर पाते हो, और स्पेशली बीइंग अ स्टूडेंट, ज्योग्राफी बैकग्राउंड में का जब कभी बाहर जाता था, लाइक मैं एक 2021 के एग्जाम के बाद उत्तराखंड गया था, तो मैं चीजों को ज्यादा रिलेट कर पा रहा था, हिमालयाज और दून बिल्कुल, प्रिपरेशन राइट, कैसे होता है यहाँ पे। इनको चट मतलब जो प्लेन यूपी के एरिया को प्लेन क्यों बोलते हैं, महाराष्ट्र साइड को ये प्लेट्यू क्यों बोलते हैं। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो आप चीजों को ज्यादा रिलेट कर पाते हो, या कोई भी आप ऑप्शनल आप डिटेल में पढ़ते हो, तो आप चीजों को ज्यादा डिटेल में समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप यूपीएससी सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन लगभग सभी को एक अच्छा इंसान, और एक लर्नेड इंसान, और एक समझदार और न्यूट्रल अनबायस्ड पर्सनैलिटी डेवलप होने में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैच्योरिटी आती है, आप फेलियर से बहुत ज़्यादा न न निराश नहीं होते हो, आप सक्सेस पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है आपने प्री तो कर लिया, बट आपको पता है आगे मेंस भी है। मेंस भी कर लिया, तो आगे इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू में राइट, भी 3 टाइम्स ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, तो अगर 3 लोगों में से एक का ही सिलेक्शन होगा, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। आप में मैच्योरिटी आती है, आप हम्बलनेस आता है, आप चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंजेस आता है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, लगभग आप 6 साल बोल सकते हैं। जी, तो लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है, और बहुत अच्छे के लिए चेंज होती है, बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज होती है। तो मैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे यही कहूँगा कि फेलियर एंड सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। आपको कभी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका ज़रूर होगा। आपका वो कहते हैं ना कि मेरा भी दिन आएगा, तो आपका दिन ज़रूर आएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो उसके बाद कोई आपको बहुत 7वें आसमान में जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। आप स्टिक टू योर ग्राउंड, रिमेन ग्राउंडेड, और आप आगे के लिए तैयारी कीजिए अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप ईमानदारी से लगे रहिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बाकी लक आपके साथ होगी, और डेफिनिटली सिलेक्शन आज नहीं तो कल होता ही है। बस आप लगे रहिए, छोड़ के मत जाइए, और किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही जगह पे आपके पहुँच रहा है। इसलिए आप शायद इतना रिलेट कर पा रहे हैं और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन से, जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन वेरी डेप्थ एंड आई थिंक ये सारी के सारी चीजें आप दिलो दिमाग में, मेरे ख्याल दिल से ज्यादा बोल रहे हैं आप यहाँ पे, या बिकॉज
वो आपने क्योंकि आप महसूस किया 6 है? साल में आप बहुत कुछ झेलते हैं, आप प्री नहीं पास कर पाने पे भी आप लोगों को जी, झेलते हैं, आप इंटरव्यू देने के बाद ना होने पे भी आप लोग लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो उनसे कुछ बहुत मतलब नहीं राइट, होता। आप अपने प्रोसेस को स्टिक कीजिए। फेलियर एंड सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम, सो इट इज़ ओके। आप जस्ट स्टिक टू योर दिस प्रोसेस एंड थिंग्स विल हैपन। थिंग्स विल हैपन इन योर फेवर फॉर श्योर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच विदित। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। काश अगर आप हम सामने बैठे होते तो थोड़ा और बात करते, मैं भी कुछ सीखता आपसे और कुछ बच्चों को और भी सिखाता। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मौका मिलता है तो मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हम हो सके तो एक छोटा सा वेबिनार कर सकते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, मैं रहूंगा, आप रहेंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाया जूम और गूगल मीट। तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो वो हम मैं आपसे डेफिनेटली, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। लेकिन आज के टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखा होगा स्टूडेंट्स ने जो भी वीडियो देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच। मतलब इतना ही कहेंगे, एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आपका अगला कदम है 2023 के लिए, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, लक आपके फेवर में हो। इसी तरीके से निरंतर अभ्यास में लगे रहिए आप। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी था, स्पेशली इंटरव्यू के लिए, और बहुत अच्छा सपोर्ट था, सिर्फ सपोर्ट के लिए सपोर्ट नहीं था। जी, तो आई वुड जी, लाइक टू से थैंक्स टू एंटायर अड्डा 24/7 टीम। और मैंने आपका कई कंटेंट भी पढ़ा है, तो मुझे बहुत यूज़फुल लगा है। तो मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ, मैं फिर से पढ़ूँगा। और जो लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को डिसाइड बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए उनके हिसाब से उनको क्या सूट करता है। अगर बिल्कुल एस्पायरेंट्स को सूट करता है तो उन्हें डेफिनिटली कंटेंट पढ़ना चाहिए, उसके बेसिस पे नोट्स बनाना चाहिए और बिल्कुल। लगे रहना चाहिए। जिस प्लेटफ़ॉर्म से भी आप जुड़े हो, अड्डा 24 से जुड़े हो 24/7 से, तो मुझे लगता है अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, आप लगे रहिए। आप अपने जो मेंटोर्स हैं या जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो टीचर्स हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, आप उनसे लगे रहिए। आप अपने प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आउटकम तो वो अच्छा होगा ही, उसके लिए आप ज़्यादा मत सोचिए, प्रोसेस पे लगे बिल्कुल रहिए। बिल्कुल। सो अच्छा होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा। और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली मैं आपका जो भी आप वेबिनार बोल रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं अटेंड करने की। और एट द एंड थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।